ओके तो चलो बात करते हैं लॉन्ग टाइम अवेटेड मूवी के बारे में, द बैटमैन, जो फाइनली सिनेमाघरों में आ चुकी है। इसका नेम अगर तुमने नहीं सुना तो दोस्त तुम इस गोला के नहीं हो, तुमको किसी इलीगल साइट से डाउनलोड किया गया होगा। जस्ट किडिंग। मूवी एकदम न्यू है और इसकी रेटिंग्स तो बहुत ज़्यादा वाली हाई जा रही है, क्योंकि लिटरली में मूवी बहुत ज़्यादा जहर है। डीसी के जितने बैटमैन फैंस हैं उनको तो ये मूवी पसंद आएगी हर हालत में, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा डार्क है। इसकी स्टोरी और इसकी थीम, जिस चीज़ के लिए डीसी और बैटमैन दोनों फेमस हैं। इवन मुझे तो ये मूवी इनफेमस द डार्क नाइट से ज़्यादा अच्छी लगी। मूवी में मिस्ट्री है विलन की, जिसको सॉल्व कर रहा होता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, जिसको बोला जाता है द बैटमैन। हालांकि यहाँ बैटमैन सिर्फ विलन और मर्डर मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं कर रहा होता, इसकी खुद की भी जर्नी दिखाई गई है, जिस पे अभी अपन बात करेंगे और मैं अपना रिव्यू भी एकदम लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो में। तो आज मैं द बैटमैन की स्टोरी एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरी मर्डर मिस्ट्री बताऊंगा और साथ में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस मूवी से रिलेटेड उन सब पे भी अपन बात करेंगे। तो ट्रेलर देख के ही सबको पता चल गया था कि ये न्यू वाली बैटमैन इसकी ओल्ड बैटमैन मूवी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एकदम न्यू फ्रेंचाइज बना दी गई है, बैटमैन को रिबूट कर दिया गया है बेसिकली। हालांकि कॉमन चीज़ तो कॉमन ही रहेंगी, जैसे बैटमैन की सिटी का नेम होता है गॉथम, यहीं पर ये क्राइम सॉल्व करता है और ब्रूस वेन नाम का बंदा होता है बैटमैन। जब ये मास्क नहीं लगाता, मतलब बिना मास्क के होता है, तो ये एक रिच बिजनेसमैन होता है, वेन एंटरप्राइज का मालिक होता है और अपनी रिच फैमिली का इकलौता वारिस होता है। पर जब ये मास्क पहन के सबके सामने आता है तब ये होता है खूंखार दरिंदा, बुरे लोगों को मारने वाला, अंधेरे में करप्शन और विलेंस को खत्म करता है तब। तो ये चीज़ बेसिक बैटमैन की थीम होती है, लेकिन इस मूवी में यहाँ बैटमैन का मोटो थोड़ा चेंज कर दिया गया। यहाँ इसका नो किल रूल चलता है, मतलब इसने कसम खाई होती है कि ये किसी को भी कभी भी जान से नहीं मारेगा, बस उनको पेल पाल के कानून के हवाले कर देगा, ऐसा इसका रूल होता है। तो मूवी के स्टार्ट में अपने को बैटमैन की पहली झलक दिखाते हैं, जहाँ ये जोकर वाले कुछ गुंडों को मार रहा होता है और डायलॉग मारता है ये फर्स्ट टाइम, आई एम वेंजेंस। इसका मतलब बोल सकते हो कि जो कोई भी गलत काम करेगा ये उसके पापों का हिसाब इकट्ठा करने वाला बंदा होता है। और ये स्टार्टिंग के सीन्स में ही डायलॉग भी मारता है कि वो बोले तो बुरे लोग, वो इसके नाम से, इसके सिंबल से डरते हैं। ये अंधेरे में आता है पापों का हिसाब लेने के लिए, तो बुरे लोग इसकी परछाई से भी डरते हैं। तो अब यहाँ पर इसके सिंबलिज्म को याद रखना, आगे बात करेंगे इस पे। तो इस पॉइंट से मूवी में मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट होती है, जब अपने को पहला मर्डर होते हुए दिखाया जाता है। एक क्रीपी सा मास्क लगाए हुए बंदा होता है, जिसका विलेन नेम होता है रिडलर। ये गॉथम के मेयर मिचेल का मर्डर कर देता है और फिर बांध बूंद के रख देता है। ये बहुत क्रीपी शॉट था। खैर बाद में जब बैटमैन और इसका पार्टनर पुलिस वाला जिम जॉर्डन ये यहाँ क्राइम सीन में आते हैं, तो यहाँ पर इनको एक लिफाफे में क्लूज रखे हुए मिलते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैटमैन के लिए। क्लूज में एक रिडल होती है, मतलब एक पहेली। ये मर्डरर हर मर्डर के बाद ऐसे ही लिफाफे में एक रिडल छोड़ के जाता है बैटमैन के लिए, तभी इसका नेम रिडलर होता है। तो पहली रिडल को बैटमैन और जिम सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको इसी मेयर की एक थंब ड्राइव की लोकेशन पता चल जाती है, जिस ड्राइव में एक लड़की की फोटोज थी मेयर के साथ। मतलब मेयर का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था उस लड़की के साथ, और वो लड़की एक ड्रग बिजनेस में काम करती थी। मतलब यहाँ पर शो हो रहा था कि मेयर जिसका मर्डर हुआ अभी वो कोई भला इंसान नहीं था, करप्ट था। और फिर रिडलर उस लड़की की फोटोज मेयर के साथ वाली उनको पब्लिक भी कर देता है, मतलब न्यूज़ वगैरह में फैला देता है। तो अब ये फर्स्ट मर्डर था रिडलर का, बट यहाँ से इतना समझ में आ गया था कि रिडलर का एक्चुअल प्लान सिर्फ मेयर का मर्डर करना ही नहीं था, बल्कि उसकी करप्टेड डार्क रियलिटी को दुनिया के सामने लाना भी था। और फिर थोड़े टाइम बाद अगेन सेम क्रीपी तरीके से ये सेकंड मर्डर करता है एक डिटेक्टिव का, इसका पूरा मुंह रैट्स के केज में डाल देता है रिडलर, खतरनाक सीरियल किलर। और इस मर्डर से जो क्लू मिलते हैं बैटमैन को, उसको डिकोड करने के बाद एक नेम सामने आता है, एल राटा अलाडा। ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है रेड विथ विंग्स। इससे बैटमैन लोगों को लगता है कि कोई बंदा है यहाँ मेन बॉस करके, जिसको एल राटा अलाडा बोलते हैं ये लोग, जिससे ये पूरा करप्शन स्टार्ट होता है। इस पर लास्ट में बात करेंगे। एनीवे, फिर यहाँ पर एंट्री होती है सेलिना काइल की, एक कैट वुमन की। मेयर के साथ वो जो लड़की थी जिसका मेयर के साथ अफेयर था, तो वो लड़की एक्चुअल में सेलिना की बेस्ट फ्रेंड होती है, अनिका। बैटमैन जब उस लड़की के बारे में, मतलब अनिका के बारे में छानबीन करता है, तब ये फर्स्ट टाइम टकराता है सेलिना से, मतलब अपनी होने वाली दिलरुबा से। जब फर्स्ट टाइम अपने को बैटमैन का सीक्रेट अड्डा दिखाया गया था, तो वहाँ बहुत सारे बैट्स दिखाए गए थे, मतलब एज ए मेटाफॉर अपने को बैटमैन दिखाया गया था। तो सेम वे में जब सेलिना का घर दिखाते हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर बहुत सारी कैट्स होती हैं, मतलब अगेन एज ए मेटाफॉर कैट वुमन को दिखाया गया। खैर सेलिना यहाँ पर बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, ये किसी से पंगे नहीं लेना चाहती थी। हालांकि बैटमैन के हिसाब से अनिका करप्टेड हो गई थी, क्योंकि वो भी गलत रास्ते पे चली गई थी मेयर के साथ, और मेयर ने कुछ बहुत बड़ा वाला सीक्रेट बता दिया था अनिका को, जो उसने सेलिना को भी नहीं बताया था। तो सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए अनिका को किडनैप करके ले जाता है कोई। तो यहाँ पर अब मजबूरी में सेलिना को बैटमैन के साथ आना पड़ता है, क्योंकि बैटमैन इसको प्रॉमिस करता है कि ये पता लगाएगा कि आखिर अनिका के साथ हुआ तो हुआ क्या। और फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते इन दोनों को पता चलता है कि अनिका कुछ टाइम से आइसबर्ग लॉन्ज में जा रही थी। आइसबर्ग लॉन्ज एक पेंगुइन नेम के बंदे का होता है, जो एक क्रिमिनल होता है, एक ड्रग डीलर होता है। लेकिन इस लॉन्ज में ऊपर तो बस एक नॉर्मल क्लब होता है, बट इसके नीचे एक दूसरा सीक्रेट क्लब होता है 44 बिलो करके।
मतलब क्लब के अंदर एक क्लब। तो इस सीक्रेट क्लब में आते हैं पावरफुल क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, करप्टेड रईस, जादे एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर ये सब अपनी सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। माफियाज का अड्डा होता है बेसिकली। तो यहाँ पर कैट एंड बैट इन दोनों को पता चलता है एक डीए के बारे में, मतलब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बारे में। तो इस बंदे को उस एल राटा अलाडा के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता है जो ये छुपा रहा होता है। लेकिन बैटमैन जब तक इसको पकड़ के पूछ पाता, वो रिडलर वो इसे किडनैप करके ले जाता है। और फिर मेयर जो मर गया था इससे पहले, तो उसके फ्यूनरल में इस डीए के गले में बॉम्ब लगा के पब्लिक में भेज देता है वो रिडलर। यहाँ पर अपने को बैटमैन पहले ब्रूस वेन के फॉर्म में दिखता है क्योंकि वो पब्लिक में था। बाद में ये बैटमैन बन के आता है बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल था क्योंकि उस बंदे की जान की डोर रिडलर के हाथों में थी। और रिडलर इस डीए से लाइव पूरी गौथम के सामने इसके सीक्रेट निकलवाने लगता है। जैसे ये घूस लिया करता था, ये करप्टेड था, ऐसे सीक्रेट्स, मतलब वही चीज कि ये दुनिया के सामने करप्टेड डीए की सच्चाई दिखा रहा होता है, जैसे फर्स्ट मर्डर में इसने किया था। तो फिर लास्ट सीक्रेट डीए का वही था कि ये एल राटा अलाडा की आइडेंटिटी को छुपा रहा होता है। बैटमैन भी इससे बोलता है कि बता दो कि वो कौन है, वो एल राटा अलाडा। बोले तो मेन क्राइम बॉस, बट ये बंदा मुंह नहीं खोलता, ये नहीं बताता। तो रिडलर इसको उड़ा देता है। मतलब यहाँ तीसरा मर्डर भी हो गया। तो अब लास्ट में बैटमैन और जिम ये बैठ के पूरा दिमाग लगाते हैं कि आखिर ये एल राटा अलाडा कौन हो सकता है। तो इनके दिमाग में एक ही शख्स आता है, वो क्रिमिनल पेंगुइन जिसका वो क्लब था। तो बैटमैन अकेले फिर उस पेंगुइन के अड्डे में जाता है। यहाँ ये सलीना को भी देखता है, वो पहले से ही यहाँ थी। ये पेंगुइन के अंडर काम करती थी उसके ड्रग बिजनेस में, उसके क्लब में, बट ये उसी से पैसे चुराने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर इसको कार में इसकी बेस्ट फ्रेंड अनिका की डेड बॉडी दिख जाती है। मतलब पेंगुइन ही वही बंदा था जिसने अनिका को किडनैप करवाया था, मे बी उस सीक्रेट की वजह से। और अब वो सीक्रेट दफन करने के लिए इसने अनिका को मार भी डाला। तो इस पॉइंट में अपने को और बैट एंड कैट इन दोनों को भी यही लगता है कि एल राटा अलाडा पेंगुइन ही है, तभी इसने उस सीक्रेट के लिए इस बेचारी की जान ले ली। तो बैटमैन अब पेंगुइन के पीछे पड़ जाता है। मस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है यहाँ पर, ब्रांड न्यू बैटमोबाइल भी देखने को मिलती है। बट लास्ट में जब ये पेंगुइन से पूछताछ करता है तो वो बंदा साफ मना कर देता है कि वो कोई एल राटा अलाडा नहीं है, बल्कि यहाँ पता चलता है कि एल राटा अलाडा ये एक वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट पे जाके बैटमैन को पता चलता है एक ऑर्फनेज के बारे में। ये ऑर्फनेज पहले वेन मैनर में था, मतलब ब्रूस वेन के फादर का था। तो बैटमैन सीधे वहां जाता है जहाँ फ्रंट डोर में लिखा होता है वेयर इट ऑल बिगिन, मतलब जहाँ से सबकी शुरुआत हुई। और फिर अंदर जाके एक जगह लिखा होता है रिन्यूअल इज लायर। रिन्यूअल एक प्रोजेक्ट था गौथम में। तो ये सब उसी रिडलर के क्लूज होते हैं बैटमैन के लिए। तो इस वजह से आगे बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था, कि कहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी और ये रिन्यूअल क्या है। तो वेन फैमिली का नेम सुना होगा, मतलब अपने बैटमैन ब्रूस वेन, इसका खानदान। तो एक्चुअली में इसके खुद की फैमिली से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो ब्रूस वेन के फादर का नेम था थॉमस वेन और इसकी माँ थी मार्था वेन। तो वेन फैमिली की काफ़ी रेपुटेशन थी गौथम में, जिस वजह से आज वेन्स का इतना नाम बिकता है। ये भी हर बैटमैन की बेसिक नॉर्मल चीज़ है। और साथ में ये भी है कि ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। मोस्टली हर बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी में अपने को ये सीन दिखाया गया है कि इनके पेरेंट्स को शूट करके मारा गया था। और एक्चुअल में यही चीज़ भी थी जिससे अपना ब्रूस वेन बैटमैन बना था बड़े होकर। इसको मोटिवेशन मिली थी बैटमैन बनने की। तो इस मूवी में भी सेम चीज़ अपने को बताई गई कि ब्रूस के पेरेंट्स मतलब थॉमस एंड मार्था वेन का मर्डर हुआ था। बट यहाँ पर इसकी मर्डर मिस्ट्री बना दी गई, मतलब कि आखिर उनका मर्डर क्यों हुआ था और किसने किया था। ब्रूस को फिलहाल इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इसके पेरेंट्स को किसने मारा था। तो इसलिए यहाँ पर वेन की मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी में अपने को बताया गया है कि एक टाइम था जब थॉमस वेन ये मेयर के लिए खड़ा हुआ था और ये कोई करप्ट बंदा नहीं था, अच्छा नेता था, गरीबों की भलाई के बारे में सोचता था। तो जनता लोगों से इसका पहला प्रॉमिस यही था कि जब ये मेयर बनेगा तो ये रिन्यूअल प्रोजेक्ट लाएगा। इसमें बेसिकली गौथम के गरीबों को और ऑर्फेंस को बहुत फायदा होता, उनको शेल्टर मिलता, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती, ऐसा थॉमस का कहना था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसने इस चीज़ के लिए बड़े नंबर्स में पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, मिलियंस में। बट फिर थॉमस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था, तो इसके घर में न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह आने लगे थे, जिसमें से एक जर्नलिस्ट था एडवर्ड एलियट नेम करके एक बंदा। यहाँ सैल मरोनी करके बहुत बड़ा माफिया होता है, उसके अंडर ही जर्नलिस्ट काम करता था। तो उस जर्नलिस्ट को ये पता चल जाता है कि ब्रूस की माँ मतलब मार्था ये कुछ टाइम से एक मेंटल असाइलम में जा रही थी। मतलब मार्था की कुछ हिडन मेंटल इलनेस वाली प्रॉब्लम है। ये चीज़ वो एलियट नेम का बंदा जान जाता है। और सब जानते हैं कि छोटी सी न्यूज़ को कितना बड़ा बना के दिखाया जाता है आजकल। तो इस वजह से थॉमस समझ जाता है कि अगर ये इसकी वाइफ वाली न्यूज़ पब्लिक हो गई तो इसकी वेन फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इनके साथ। तो पहले तो थॉमस खुद उस जर्नलिस्ट से बात करता है, लेकिन वो मानता नहीं। तो फिर फाइनली में थॉमस जाता है गौथम के सबसे बड़े क्राइम माफिया के पास, कार्माइन फैल्कॉन। थॉमस का इससे कहना था कि कुछ करो उस जर्नलिस्ट का, उससे सच छुपा लो। तो फैल्कॉन ऑब्वियसली उस जर्नलिस्ट का मर्डर करवा देता है। क्राइम माफिया है यार वो, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उससे। हालांकि थॉमस ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि फैल्कॉन उसका मर्डर करवा देगा। इसके हिसाब से किसी और तरह से जर्नलिस्ट को चुप कराना चाहिए था उसको, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इसी इवेंट के बाद ही, मतलब जर्नलिस्ट के मर्डर के बाद ही, मिस्टीरियसली थॉमस एंड मार्था वेन
इनका भी मर्डर हो जाता है। थॉमस मेयर बनने वाला ही था बट उससे पहले ही इसका मर्डर हो गया था। तो एक्चुअली में अपने को इस मूवी में एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि आखिर किसने ब्रूस के पेरेंट्स का मर्डर किया था, लेकिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग दो लोग हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियसली फैल्कॉन, वो बहुत बड़ा माफिया था गॉथम का, और इसको अगर पॉलिटिकल वे में देखो तो थॉमस नया मेयर बनने वाला था गॉथम का और एक करप्टेड बंदा नहीं था, सही का ही साथ देता था। और अब जो फैल्कॉन ने उस जर्नलिस्ट का मर्डर करवा दिया था तो थॉमस इसके लिए भी एक्शन जरूर लेता, क्योंकि इसने सिर्फ फैल्कॉन से हेल्प मांगी थी, डायरेक्टली उसका मर्डर करने के लिए नहीं बोला था। तो फैल्कॉन ने हो सकता है कि सिंपली सच दबाने के लिए वेंस को रास्ते से हटा दिया हो। ये जस्ट एक थ्योरी है, अपने को लेजिट नहीं पता। और ऐसा ही सेकंड थ्योरी है कि सैन मरोनी ने का मर्डर किया हो। मूवी में अपने को एक कैरेक्टर दिखाया तो नहीं गया, लेकिन इसका नेम बहुत बार लिया गया है। ये भी एक क्राइम माफिया होता है फैल्कॉन की तरह, बट फिलहाल गॉथम की जेल में होता है ये। और याद होगा तो वो जर्नलिस्ट इसी के अंडर काम करता था, तो मे भी उस टाइम पे मरोनी ने वेंस का मर्डर करवाया हो, इसी वजह से शायद आज ये जेल में हो। बट अगेन इट्स अ थ्योरी। वैसे इस बैटमैन मूवी में ये मैटर भी नहीं करता कि आखिर वेंस का मर्डर किसने किया था। हालांकि ब्रूस भी लास्ट में जाके इस चीज पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन पहले इसे जब पता चलता है कि थॉमस मतलब इसके फादर ने एक जर्नलिस्ट का मर्डर करवा दिया था, तो इसको ऐसा लगता है कि ये गॉथम से करप्शन को हटाने का ट्राई कर रहा है। बट इसकी फैमिली खुद करप्टेड है, इसको बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली। लेकिन फिर एल्फ्रेड पेनीवर्थ, बैटमैन का पार्टनर बोल सकते हो इसे, ये ब्रूस को समझाता है कि थॉमस करप्टेड नहीं था, उसके मर्डर करवाने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो फैल्कॉन ने कर दिया था। तो ये पूरी हिस्ट्री थी वेंस की इस मूवी में। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर वेन फैमिली का क्या कनेक्शन है इस रिडलर की स्टोरी से, इसके मर्डर से। तो इसलिए अपन वापस आते हैं मूवी में और बात करते हैं कि आखिर रिडलर ये मर्डर्स क्यों कर रहा है। तो स्पॉइलर अलर्ट, अपने को मूवी के लास्ट में पता चल जाता है कि एडवर्ड नेस्टन करके एक बंदा होता है, ये होता है उस रिडलर के मास्क के पीछे, मतलब यही रिडलर होता है। तो वो थॉमस वेन का रिन्यूअल प्रोजेक्ट याद होगा जिसमें ऑर्फन्स और गरीबों को हेल्प मिलने वाली थी। तो छोटे में उन्हीं गॉथम के ऑर्फन्स में से एक था ये रिडलर। तो जब बाद में थॉमस की डेथ हो गई थी मेयर बनने से पहले, तो वो पूरा रिन्यूअल प्रोजेक्ट बंद हो गया था। तो किसी भी गरीब को मदद मिल ही नहीं पाई थी, और जितनी भी मिलियंस में मनी चंदा करके इकट्ठा करी गई थी वो सारा पैसा करप्टेड पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स की जेब में चला गया था। मोस्टली सब कुछ उस क्राइम बॉस कार्माइन फैल्कॉन के अकाउंट में गया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा माफिया था गॉथम का। तो फिर बाद में जब रिडलर बड़ा हो गया तो फिर ये अकाउंटेंट बन गया था वेन फैमिली के अंडर ही। और फिर जाके इसको पता चला ये पूरा सच, ये पूरी डार्क रियलिटी, कि जिस पैसे से इसको और इसके गरीब साथियों को फायदा होने वाला था वो सारा पैसा कोई और ले गया। तो इस वजह से अब ये एक एक करके उन सभी करप्टेड लोगों से बदला ले रहा होता है। तो बोल सकते हो कि ये साइको किलर तो होता है, बट अगर इसकी नज़र से देखो तो ये सिर्फ जस्टिस कर रहा होता है, करप्शन मिटा रहा होता है, बट गलत तरीके से। तो इसने अभी तक 3 लोगों को मार डाला था, मेयर, कमिश्नर और डीए। बट अब नंबर आता है थॉमस वेन का, क्योंकि एक्चुअली में रिन्यूअल प्रोजेक्ट इसी का था। और जैसा मैंने पहले बताया कि थॉमस ने अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाने के लिए गलती से ना चाहते हुए एक जर्नलिस्ट को मर्डर करवा दिया था। तो ये बात रिडलर को पता चल गई थी, जिस वजह से इसको ऐसा लगने लगा था कि बाकियों की तरह थॉमस वेन भी एक करप्टेड इंसान था। लेकिन अब यहाँ थॉमस वेन तो ऑलरेडी मर चुका है, तो इसलिए रिडलर अब उसके बेटे ब्रूस वेन के पीछे पड़ जाता है। तो इस वजह से उस असाइलम में जब बैटमैन एक ये ब्रूस वेन पहुंचा था तो वहाँ इसके फादर के रिन्यूअल वाली क्लिप्स चल रही थी और यहीं पर ढेर सारे क्लूज थे, जिसको देख के ब्रूस समझ गया था कि रिडलर का नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, मतलब ब्रूस वेन है। और सेम टाइम पे इस साइड वेन टावर में ब्रूस के लिए एक लिफाफा आता है रिडलर की तरफ से, बट ब्रूस घर पे तो था नहीं। तो एल्फ्रेड उस लिफाफे को पिक कर लेता है जिसमें एक बॉम्ब होता है जो ब्लास्ट हो जाता है। एल्फ्रेड मरता तो नहीं इस चीज से, बट काफी इंजर्ड हो जाता है। तो इस चीज से ब्रूस समझ जाता है कि वो लिफाफा इसी के लिए आया था, मतलब प्रूफ हो जाता है रिडलर अब इसके पीछे पड़ा है। यहाँ पर ब्रूस वेन की कोई गलती नहीं होती, प्लान तो इसके बापू का था। बट रिडलर बाद में बताता है, कन्फेशन देता है कि थॉमस एंड मार्था वेन के मरने के बाद ब्रूस भी ऑर्फन बन गया था सेम रिडलर की तरह, छोटे में। बट इन दोनों की लाइफ में जमीन आसमान से भी ज्यादा डिफरेंस था। रिडलर बताता है कि जब वेन्स का मर्डर हुआ था तो फिर पूरा गॉथम वेन्स फैमिली पे फोकस करने लगा था। सबको सिर्फ ब्रूस वेन की चिंता थी और हर कोई इस रिन्यूअल प्रोजेक्ट के बारे में भूल गया था। मतलब इनडायरेक्टली सभी उन ऑर्फन्स और गरीबों के बारे में भूल गए थे। और जहां इसको मतलब रिडलर को एक ही रूम में 30 बच्चों के साथ रहना पड़ता था, कुछ बच्चे तो विंटर्स में ठंडी की वजह से मर भी जाते थे, तो वहीं अदर साइड में ब्रूस वेन, इसका पूरा मेंशन था, पूरी बिल्डिंग थी, हर तरह की फैसिलिटीज थी, खानदानी पैसा। तो इस वजह से रिडलर थॉमस वेन का बदला ब्रूस से लेना चाहता था। हालांकि उसको क्या किसी को नहीं पता था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। इससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है किसी को भी। लेकिन अब यहीं पर इसी पॉइंट में एक मिस्ट्री रिवील होती है कि रिडलर इस गलत रास्ते पे अपनी मर्जी से तो आया था करप्शन मिटाने के लिए, बट इसकी इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि बैटमैन खुद था। ये बैटमैन को ये बात बताता है। तो ये चीज़ एक्चुअली एकदम रियल होती है। रिडलर को आप दूसरा बैटमैन बोल सकते हो। ये दोनों एकदम एक कॉइन के 2 साइड्स की तरह होते हैं। दोनों का मोटो बिल्कुल सेम होता है, करप्शन मिटाना। दोनों की लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस भी सेम इवेंट से आए थे,
थॉमस वेन की डेथ से, और दोनों के काम करने के तरीके भी लगभग सेम ही होते हैं। जब बैटमैन को अपने को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो उसने यही डायलॉग मारा था कि अंधेरे में आता है और बुरे लोग इसकी परछाई से डरते हैं। तो सेम वे में अपने को रिडलर भी दिखाया गया था, ये भी अंधेरे में आता है बैटमैन की तरह और बजा के चला जाता है, मतलब मार के चला जाता है। मेन डिफरेंस दोनों में सिर्फ यही होता है कि बैटमैन का रूल होता है नो किल वाला, ये किसी भी बुरे या अच्छे आदमी को जान से नहीं मारता, लेकिन रिडलर वो जान से मारना तो छोड़ो, बहुत बुरी तरह जान से मारता है। हालांकि जैसे रिडलर की यहाँ समाज में डेंजरस वाली इमेज बनी होती है, तो सेम बैटमैन की भी विलन टाइप इमेज ही बनी होती है। ये खुद ही बोलता है स्टार्ट में, आई एम अ सिंबल ऑफ फियर, डर का प्रतीक है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बैटमैन से डरना बस बुरे लोगों को चाहिए, लेकिन इसकी इमेज इतनी ज्यादा डेंजरस बनी होती है सबके माइंड में कि नॉर्मल लोग भी इससे डरते हैं जो कोई बुरे इंसान नहीं होते। इसका मतलब यहाँ कोई हीरो या सुपर हीरो टाइप इमेज नहीं होती बैटमैन की, विलन टाइप होती है। ही इज अ विजिलेंटी आफ्टर ऑल। रिडलर यहाँ तक ये भी बोलता है बैटमैन से कि ये इसका पार्टनर है, मतलब रिडलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी इसी वजह से ये हमेशा मर्डर के बाद बैटमैन के लिए क्लू छोड़ता है, बस अपनी पार्टनरगिरी दिखाने के लिए। बेसिकली बैटमैन को शो करता है कि मैं भी तुम्हारे ही रास्ते पे चल रहा हूँ। और इस पूरे सिनेरियो का प्रूफ तब मिलता है जब उसी रिडलर की गैंग से एक बंदा ये बैटमैन के सामने सेम उसी का डायलॉग मारता है, आई एम वेंजेंस, मैं इंतकाम हूँ, जो बैटमैन ने स्टार्ट में बोला था। तो इस सिंपल से डायलॉग से अपन समझ जाते हैं कि विलन और हीरो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, काम लेकिन दोनों के एक ही होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर वो एल राटा अलाडा एक्चुअल में है कौन और वो स्टोरी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एल राटा अलाडा और कोई नहीं बल्कि वो कारमाइन फाल्कॉन ही होता है। वही थॉमस वेन की मिस्ट्री वाला सीन है यहाँ कि इसके मरने के बाद रिन्यूअल प्रोजेक्ट का इतना सारा पैसा कहाँ जाएगा। तो गॉथम में बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, करप्टेड लोग थे, जैसे मेयर, मरोनी, कमिश्नर और क्राइम माफिया फैल्कॉन। तो फैल्कॉन ने यहाँ पर बाजी मार ली थी, इसने मौके का फायदा उठाया था और पूरा गॉथम अपनी मुट्ठी में कर लिया था। थॉमस वेन की डेथ के बाद कमिश्नर, मेयर सब इसके अंडर ही आ गए थे और इसी पॉइंट से जहाँ तक पूरी गॉथम सिटी करप्शन में डूब गई थी। लेकिन गॉथम में डायरेक्टली फैल्कॉन को शो नहीं किया जाता एज अ मेन बादशाह, तो यहाँ पर ये होता है, बट इसको बुलाने के लिए एक टर्म यूज किया गया था, एल राटा अलाडा। और हर कोई बंदा जो भी फैल्कॉन के अंडर था वो इसकी आइडेंटिटी को हिडन रखता था। इसी वजह से डीए जिसको रिडलर ने बॉम्ब से उड़ा दिया था, तो उस बंदे ने मरने से पहले भी एल राटा अलाडा का सच दुनिया को नहीं बताया था, जान जाए पर वचन ना जाए। और यहाँ पर वो भी पता चल जाता है कि सेलिना की बेस्ट फ्रेंड अनिका, उसका मर्डर करने का ऑर्डर भी फैल्कॉन ने ही दिया था पेंगुइन को। तो इस वजह से लास्ट में सेलिना और बैटमैन ये दोनों फैल्कॉन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सेलिना जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला लेने के लिए और साथ में ट्विस्ट आता है कि सेलिना एक्चुअली में फैल्कॉन की बेटी भी होती है, बट नाजायज। तो इसका गुस्सा तो सीमा पार होता है और बैटमैन जाता है इससे ये पता करने कि क्या इसने सच में इसके पेरेंट्स को मारा था। बट इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते, वो रिडलर आके फैल्कॉन को जान से मार के चला जाता है और इसी की मौत के साथ ब्रूस वेन के पेरेंट्स के मर्डर का राज भी चला जाता है। एनीवे, तो अब लास्ट में आता है फाइनल एक्ट, जब बैटमैन और पुलिस वाले ये मिल के रिडलर को पकड़ लेते हैं, इसको हवालात में भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर रिडलर अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। इतने जो भी मर्डर्स हुए थे वो सब तो बस ट्रेलर था, इसके हिसाब से पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसने पूरे गॉथम में जगह जगह 7 बॉम्ब्स लगा के रखे थे, जिससे सी वॉल्स टूट जाती हैं और समुद्र का पानी अंदर शहर में आने लगता है, मतलब गॉथम में बाढ़ आने लगती है। सोचो इतना नॉर्मल सा बंदा और इसने पूरे गॉथम की लंका लगा दी होती है, आग वाली नहीं पानी वाली। ये चीज कॉमिक्स के फैंस तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि उसी के पन्नों से स्टोरी उठाई गई है। यहाँ रिडलर इस चीज को अपना रियल प्लान बोलता है, क्योंकि वो जो रिन्यूअल प्रोजेक्ट था उसका मोटो ये था कि अब पुराना गॉथम डूबेगा और नया गॉथम बनेगा, करप्शन मिटेगा, गरीबों को उनका हिस्सा मिलेगा। तो रिडलर लिटरली में पूरा गॉथम डुबा देता है। और यहीं तक इसका रियल प्लान नहीं था। एक जगह थी, एक शेल्टर बेसिकली, जहां पर सभी बचे हुए सर्वाइवलिस्ट आके ठहरेंगे। तो यहाँ पर रिडलर के फैंस छुपकर वेट कर रहे थे। एक्चुअली रिडलर का छोटा सा फैन बेस होता है, लगभग 500 लोगों का। इसमें रिडलर के जैसे ही साइको लोग होते हैं। एक्चुअली में ये सभी फैंस ही इसको मोटिवेशन देते थे और मर्डर कैसे करना ये सब बताते थे। और ये सब इसके कट्टर फैंस थे, फेक फैंस नहीं, क्योंकि रिडलर अपनी फाइनल स्ट्रीम में इन सबको इकट्ठा होने के लिए बोलता है उसी शेल्टर में। तो सबके सब जय माता दी करते हुए चले भी आते हैं, हथियार वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि इस जगह में न्यू मेयर अपना भाषण देने वाली थी, पुराना वाला तो निपट गया था। तो रिडलर को इस न्यू मेयर को मारना था और साथ में ये लोग ओपन फायर भी करने लगते हैं लोगों पे। लेकिन फाइनली बैटमैन और कैट वुमेन यहाँ पर हीरो वाली एंट्री मारते हैं, लोगों को बचाते हैं, रिडलर गैंग से फाइट करते हैं। और यहीं पर वो सीन आता है जब विलेन के साइड वाला बंदा बोलता है आई एम वेंजेंस। हालांकि इससे पहले एक सीन दिखाया गया था अपने को, जहाँ पर बैटमैन जब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था तो इसने अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया था, कुछ ग्रीन टाइप मटेरियल, और इसके बाद ये एकदम से सुपर एक्टिव हो गया था। ये फर्स्ट टाइम अपने को किसी बैटमैन मूवी में दिखाया गया है कि बैटमैन कुछ इंजेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी में, और इसने इस चीज को इस मोमेंट तक छुपा के रखा था, पहले कभी यूज नहीं किया था। मतलब ये जो भी चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में शायद बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि बैटमैन इसको इंजेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए पागल हो गया था। तो अपने को बताया तो नहीं गया कि ये क्या है, बट कॉमिक्स एंड र्यूमर्स के हिसाब से ये ग्रीन टाइप सब्सटेंस हो सकता है बेन्स वेनम। और अब हर वेनम मार्वल वाला वेनम नहीं होता, ये बेन्स वेनम को कॉमिक्स में मिरेक्लो बोलते हैं। एक आयरन मैन करके बंदा होता है, ये उसको यूज करता था।
जिसके बाद इसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते थे। तो इस वजह से हो सकता है कि शायद वो सब्सटेंस यही हो। मे भी अपने को मूवी के सेकंड पार्ट में असली रियलिटी पता चले। तो अब लास्ट में होता ये है कि बैटमैन सभी रिडलर की गैंग को मार डालता है, भगा देता है उनको। लेकिन मेन चीज इसके बाद होती है कि बैटमैन यहाँ नॉर्मल लोगों की हेल्प करता है और लोगों के अंदर बैटमैन की इमेज विलेन वाली बनी थी। तो पहले लोग तो इससे डरते हैं बट फाइनली इसके साथ चले जाते हैं और अपने को एक शॉट दिखाते हैं जहाँ बैटमैन अंधेरे में रोशनी करते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, मतलब लोगों की हेल्प करता है। तो अब इस सिंगल शॉट से समझ में आ रहा होता है कि बैटमैन की इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है। पहले ये सिंबल था फियर का, डर का, बट अब यहाँ पर यह सिंबल बन गया होता है होप का, क्योंकि हर जगह पानी पानी होता है तो सिर्फ बैटमैन ही इनकी होप होती है, क्योंकि अब फाइनली बैटमैन ने लोगों की जान बचाई होती है, उनकी हेल्प करी होती है। तो अब जाके ये लोगों की नज़रों में हीरो बन गया होता है और साथ में मूवी का हीरो भी। और इसको अब खुद रियलाइज भी होता है कि इसके काम करने के तरीके कितने गलत थे। इसी की वजह से पूरा एक विलेन क्रिएट हो गया जिसने गौथम की लंका लगा दी। ऑब्वियसली बंदे को अपने काम करने के तरीके चेंज करने ही पड़ेंगे और यही रीजन भी है कि अपने को मूवी में बैटमैन को लगभग हर सीन में दिखाया गया है, बट ब्रूस वेन मतलब मास्क के पीछे वाला बंदा, इसको मूवी में सिर्फ 4 जगह पर दिखाया गया है। एक्चुअली इस मूवी में ब्रूस वेन ये अपनी नॉर्मल बिलियनर लाइफ उतनी नहीं जीता जितना वो यहाँ बैटमैन की लाइफ जी रहा होता है। तो इस वजह से मे भी आने वाले पार्ट्स में अपने को ब्रूस वेन ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि ये भी सच है कि बैटमैन के पास जितनी पावर्स है उतनी ही ब्रूस वेन के पास भी है। जहाँ बैटमैन नहीं जा सकता वहाँ ब्रूस वेन की मनी पावर उसकी फेस वैल्यू उसको वहाँ पहुँचा सकती है। तो इस साइड गौथम जेल में अपने को रिडलर को दिखाते हैं। ये बंदा हार तो गया होता है बट स्टिल हार के भी नहीं आ रहा होता। पूरी सिटी में बाढ़ जो आ चुकी होती है सिर्फ इसकी बदौलत। लेकिन रिडलर की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाजू वाले सेल में अपने को एक क्रीपी सा बंदा दिखाया जाता है। एकदम हल्की से झलक दिखाई जाती है इसकी, जो रिडलर को रिडल देता है जिसका आंसर होता है फ्रेंड, दोस्त। मतलब ये रिडलर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा होता है। तो इस चीज के रूमर्स बहुत पहले से आ गए थे। वो दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि बैटमैन का इनफेमस विलेन जोकर होता है। इसके एक्टर को भी रिबूट कर दिया गया। अगेन डीसी वाले नए नए एक्टर्स को मौका देते हैं आइकॉनिक रोल्स करने का, जो अच्छी बात है। इस बार बैरी कोगन ये जोकर का रोल कर रहा है और आगे भी करेगा। इस एक्टर ने इटर्नल्स में ड्रूक का रोल किया था, काफी अच्छा एक्टर है। किलिंग ऑफ सेक्रेट डियर में भी इसने अच्छी एक्टिंग करी थी, मेरी वीडियो भी उस मूवी में। खैर यहाँ पर इसकी जोकर वाली लाफ भी सुनाई गई है और हिंट भी देता है ये क्लाउन वर्ड बोल के कि ये जोकर है। तो इस पॉइंट में ये तो नहीं पता कि जोकर से बैटमैन की फाइट हो चुकी है इस यूनिवर्स में या फिर आगे होगी। ये जेल में होता है और साथ में जोकर फेस के कुछ गुंडे शहर में घूम रहे थे, तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी पूरा कांड कर बैठा हो। लेकिन अब ये चीज पक्की है कि ये जोकर रिडलर के साथ हाथ मिलाएगा, और अगर सच में ये और रिडलर साथ में आ गए तो फिर तो मजे ही आ जाने हैं। ये चीज अपने को आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में ही पता चलेगा। तो अब लास्ट में बैटमैन और कैट वुमन, इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी मूवी में ही, लेकिन अब इन दोनों को अलग अलग रास्ते जाना पड़ता है। कैट वुमन बोलती है बैटमैन को साथ में चलने के लिए, बट ये बंदा मना कर देता है। बैटमैन का घर होता है गौथम, ये अपने माइको को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सलीना एक जगह का नाम लेती है जहाँ वो जाने वाली होती है, ब्लड हेवन करके। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये जगह बहुत फेमस है नाइटविंग को लेके, डीसी का एक कैरेक्टर। तो इस जगह का नेम लेना एक हिंट हो सकती है कि अपने को आने वाले पार्ट्स में नाइटविंग देखने को मिले। हालांकि कॉमिक्स में इस नाइटविंग की स्टोरी रॉबिन से रिलेटेड होती है, बैटमैन का पार्टनर रॉबिन। लेकिन अभी तक तो इस यूनिवर्स में अपने को रॉबिन नहीं दिखाया गया, तो मे भी कुछ और झोलो यहाँ पर। हालांकि ये चीज तो पक्का है कि सेलिना फिलहाल तो अलग जा रही है बैटमैन से, पर फ्यूचर में ये बैटमैन के पास घूम फिर के वापस आ ही जाएगी। इनकी केमिस्ट्री बहुत लंबी है और होपफुली आगे लंबी चलेगी भी, जब तक ये फ्रेंचाइज एंड नहीं होने वाली। तो इस पॉइंट से बोल सकते हो कि मूवी एंड हो जाती है। अपने को ड्राइव करते हुए बैटमैन को दिखाते हैं, इसका बैट सिग्नल जल गया होता है तो इसलिए वापस सिटी में जा रहा होता है। तो फाइनल क्वेश्चन आता है कि आगे क्या। तो दोस्त आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है इस मूवी के बाद और बहुत से रूमर्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले तो अपने को पेंगुइन, जो एक क्रिमिनल कैरेक्टर दिखाया गया था अपने को, तो इसके ऊपर खुद की एक सीरीज आने वाली है जो इस बैटमैन की स्टोरी में आगे स्टार्ट होगी। क्योंकि गौथम का सबसे बड़ा माफिया वो फैल्कॉन, वो तो अब मर चुका है, तो अब कोई ना कोई इसकी जगह लेने के लिए जरूर आएगा, मतलब ये पेंगुइन। तो ये इसकी स्टोरी हो सकती है। और इसी के साथ में जीसीपीडी के ऊपर भी सीरीज आएगी, मतलब गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। गौथम ऐसी सिटी है जहाँ पर क्राइम बहुत होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैटमैन है, तो अपने को पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी देखने को मिलेगी शायद। और फिर यहीं पर रूमर्स भी आ रहे हैं कि इस मूवी की कैट वुमन, इसके ऊपर भी एक मूवी आएगी फ्यूचर में। ये भी कंफर्म तो नहीं है बट इस पर चर्चा चल रही है फिलहाल। और मूवी में क्रेडिट सीन भी था, जो एक्चुअली बस बैटमैन लवर्स के लिए एक गेम है जिसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। एलाटा वाली वेबसाइट में जाके आपको रिडल खेलने को मिलेगी। लोगों का मानना है कि इसमें भी कुछ हिंट है, बट मेरे हिसाब से इसको बस ऐसे ही डाला गया है फैंस के मजे के लिए। सो यहाँ बात अगर करें फाइनल रिव्यू की, तो भाई मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, कतई जहर। ये मूवी उनके लिए नहीं है जिनको एक्शन, एडवेंचर या कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है। ये टिपिकल डीसी फैंस के लिए मूवी है। बिलीव मी, ये वाला बैटमैन जो अपने को दिखाया गया इस मूवी में, ये है असली डीसी का बैटमैन, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव। मूवी में जिस तरह धीरे धीरे मर्डर्स होते हैं, धीरे धीरे मिस्ट्री रिवील होती है, लिटरली चिल्स आते हैं। और मूवी बहुत ज्यादा डार्क है, स्टोरी वाइज भी और ब्राइटनेस वाइज भी। मतलब आपको ध्यान दे दे के देखनी पड़ेगी मूवी, अंधेरा इतना ज्यादा होता है।
और ये मेरे हिसाब से साजिश होती है डायरेक्टर की, ताकि ध्यान देते देते 3 घंटे कब निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी 3 घंटे की है, अभी तक की सबसे लंबी बैटमैन की मूवी आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, और आपका फेवरेट बैटमैन कौन है अभी तक का ये भी बताना। मुझे सीरियसली ये रॉबर्ट पैटिंसन वाला न्यू बैटमैन बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट बैटमैन तो बन ही गया ये, इसका सूट, इसकी एक्टिंग, इसकी बैट मोबाइल आय हाय। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।